यदि आप भी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें नाड़ी वैद्य कायाकल्प, हुड्डा सेक्टर 1, मकान नंबर 1051, रोहतक, हरियाणा। रोजाना सुबह 5 बजे से 3 बजे। ईमेल ajmer2@yahoo.com। वेबसाइट नाड़ीवैद्यकायाकल्प.com। नमस्कार, मैं शाइना आप सभी का स्वर्ग में 100 साल का मार्ग बताने वाले कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हमेशा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जी हाँ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन भी आनंद में होता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। जी हाँ, यानी कि घर में माया होने से पहले भी ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता है। हम देखते हैं कि हर दूसरा मनुष्य किसी ना किसी रोग से ग्रस्त होता है। लेकिन भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का कारण क्या है? जी हाँ, इन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इन्हीं सब कारणों को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य जी। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य उन चंद आयुर्वेदाचार्यों में से एक हैं जो आज भी भारत के समृद्ध आयुर्वेद ज्ञान और उससे जुड़ी जीवन पद्धति का अनुपालन करते हैं। श्री आर्य प्राचीन नाड़ी परीक्षण विधि से रोगी की जांच करके उस रोग का मूल कारण बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी एवं निरोगी हों, ऐसी कामना वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का एकमात्र ध्येय है। श्री आर्य की जीवन शैली पूर्ण रूप से आयुर्वेद पर आधारित है। श्री आर्य सूर्योदय से पूर्व ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। प्रातः एवं सायंकाल का दैनिक यज्ञ उनकी दिनचर्या का अहम पहलू है। श्री आर्य दैनिक रूप से अपनी गौशाला में गौ सेवा का कार्य करना नहीं भूलते। श्री आर्य द्वारा संचालित नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में सभी औषधियां बहुत सावधानी और आधुनिक तकनीक से जांच करने के बाद तैयार की जाती हैं। श्री आर्य रोजाना अपने चिकित्सालय पर खाली पेट नाड़ी देखकर रोगियों के रोग का सही कारण बताते हैं और आयुर्वेद में वर्णित चिकित्सा पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं। श्री आर्य ने एक अमोघ औषधि रसायन का निर्माण किया है जो न केवल असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। वैद्य जी द्वारा बनाई गई भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित सभी औषधियां पुराने से पुराने मर्ज को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखती हैं, जिनका सेवन करके अनेकों रोगी अपने रोगों से मुक्त हो रहे हैं। श्री आर्य पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ नजला, पथरी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का सफल इलाज करते हैं। तो आइए दोस्तों, वैद्य जी का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और उनसे जानते हैं कि आखिर इन रोगों का कारण क्या है। वैद्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहं मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका। वैद्य जी, जैसा कि अभी हम अपने भाइयों और बहनों को बता रहे थे कि आज हर दूसरा मनुष्य किसी ना किसी रोग से ज़रूर ग्रस्त होता है और इन्हीं रोगों में से एक रोग है डायबिटीज़, शुगर यानी कि मधुमेह। इस रोग का कारण क्या है? आयुर्वेद में इस रोग का क्या कारण माना गया है? वैसे तो इसे अमीरों का रोग कहा जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरे इंसान में ये रोग पाया जाता है, न सिर्फ बड़े बूढ़ों में बल्कि जवानों में, मेरी एज के जो लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, उनमें भी ये रोग पाया जाता है। तो आयुर्वेदिक अनुसार इसका क्या कारण है? क्यों आजकल हर दूसरे मनुष्य में ये रोग पाया जाता है? देखिए, आयुर्वेद के मतानुसार डायबिटीज़ जो है प्रमेह रोग में आता है। प्रचुरम वारम वारम व महेन मूत्र त्यागम करोति थी प्रमेह। उसी को प्रमेह कहा गया जहाँ आप पेशाब की गड़बड़ शुरू हो जाती है, पेशाब का कम आना या ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, शरीर में ताकत न होना या पैरों में जलन होना या रात के टाइम दर्द होना। अगर ये लक्षण आ जाते हैं तो समझो यहाँ डायबिटीज़ शुरू हो जाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहता है, जब आपका पैनक्रियाज इफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तब वो कहते हैं जी आपको डायबिटीज़ बन गया है। लेकिन हमारे यहाँ ये 20 प्रकार की होती है और इसको बड़े सहज भाव से ठीक किया जाता है जी। आज आप लोग क्या करते हैं, आपको डायबिटीज़ हो गई, पता चला, तुरंत पहला काम आप लोगों का है मीठा बंद कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन के अंदर घी होता है, जिस भोजन के अंदर मीठा होता है, वो अमृत होता है। और आप अमृत को छोड़ करके चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, ये कैसे संभव है? जी। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को ये समझा दिया गया है
कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर में आपको लंच करना है और रात्रि को आपको डिनर करना है। ये व्यवस्था है। एक बार खाई होगी, 2 बार खाए होगी, 3 बार खाई होगी। जब आपको 3 बार खाने की व्यवस्था कर दी गई है तभी तो आप सभी रोगी हैं। इसलिए तो आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी है, चाहे वो रोगी डायबिटीज़ का है, चाहे वो एसिडिटी का है, चाहे हृदय रोग का है, चाहे किडनी का है, क्योंकि ये सभी रोग गर्मी की अधिकता से शरीर में बनते हैं। और गर्मी कैसे बनी? आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? शास्त्रों में लिखा है निशांते पिबेत जलम, रात्रि के अंत में यानी कि सुबह सुबह आपको जल का पीना चाहिए। आप वहाँ क्या पीते हैं? चाय, कॉफ़ी। सुबह उठते ही जब आप चाय या कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा गया? भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद में आपको तक्र, लस्सी, दही का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप भोजन के अंत में क्या प्रयोग करते हैं? चाय का, बर्गर, डोसा ये खाते हैं। आपका विपरीत जो आहार है यही तो आपको रोगी बना रहा है। इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी बनता जा रहा है, चाहे वो रोगी डायबिटीज का है, चाहे वो रोगी जो हृदय रोग का है, चाहे ब्लड प्रेशर का है। आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक रोग आपके शरीर में आ गया, वह रोग जाता नहीं है, उसके लिए आप दवाएं खाते रहते हैं। वह रोग कभी खत्म नहीं होता, उसके लिए दवा खाते रहते हैं, दूसरा रोग पैदा हो जाता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पय, जातव जातव नवचारा नववाणी मुखे मुखे। जिस तरह से हर मुख में वाणी अलग अलग है, हर घड़े में पानी अलग अलग है और हर दिमाग के अंदर जो है वो बुद्धि अलग अलग है, उसी तरह से हर चिकित्सा पद्धति के अंदर इलाज करने का तरीका अलग अलग है। आज बहुत सी पैथियाँ चली हुई, वो सभी आयुर्वेद के ही पुत्र हैं, आयुर्वेद की संतान हैं। वे लोग सभी सिद्ध साधित चोर हैं। उन्होंने क्या देखा कि आयुर्वेद वाले योगा करते हैं, वो अकेले योगा को लेकर के भाग गए। उन्होंने देखा ये सवरस पिलाते हैं, वो हेमोपैथी का निर्माण कर दिया। उन्होंने देखा कि एक पेट से केमिकल निकालते हैं, उसका केमिकल निकाल करके केमिकल थेरेपी उन्होंने निकाल दी, जिसको आप एलोपैथी कहते हैं। मतलब सभी चिकित्साएं वहाँ से निकल के चली। वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए आज प्रत्येक व्यक्ति रोगी बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे वैद्य जी डायबिटीज़ का, मधुमेह, ये रोग किस कारण से होता है शरीर में? मतलब क्या आपने कहा कि खाने का हमारा तरीका गलत है, 2 बार खाना चाहिए जो कि हम 3 बार, और आजकल मेडिकल साइंस ने बल्कि बताया कि 6 बार भी खाते हैं। और कई लोगों को बताया गया, इवन डायबिटीज़ के पेशेंट को बताया जाता है कि हर 2 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और यहाँ आप बता रहे हैं कि एक बार सुबह खाकर सीधा रात्रि में ही हमें भोजन करना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपको बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए जी डायबिटीज वाले। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, उसका डायबिटीज लेवल कम हो जाता है। डायबिटीज को शरीर के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए जी। उधर आपको दवाई किस लिए दी जा रही है? आपके शुगर के लेवल को कम करने के लिए। चाहे आप इंसुलिन लेते हैं, चाहे आप टैबलेट्स ले रहे हैं, उनका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने शुगर के लेवल को कम रखें। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए खिला रहे हैं कि अभी आपका शुगर नीचे ना आ जाए, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी जो दवा खा रहे हैं उसकी मात्रा कम कर दीजिए। उसकी मात्रा कम करके आप देखिए, दिन भर मत खाइए। अगर दिन में खाते हैं और वह मात्रा अगर ज़्यादा है और आपका शुगर लेवल कम हो जाता है तो पहले इस दवा की मात्रा को कम कर दीजिए। धीरे धीरे आपका वो जहर तो छूट जाएगा, जिसके प्रयोग करने से इंसुलिन के कंट्रोल करते करते, डायबिटीज़ के कंट्रोल में रहते रहते आपको दिखना बंद हो गया, आपकी किडनी फेल हो गई, आप हृदय रोगी बन गए, आपकी पौरुष शक्ति खत्म हो गई, आपके घुटनों ने जवाब दे दिया, क्योंकि उस दवाओं का ये साइड इफेक्ट था, उसका एक प्रभाव था जी। तो पहले उस जहर को बंद कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि दोपहर का भोजन न करने से आपका डायबिटीज़ लेवल कम हो रहा है तो आप दोपहर में खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन दोपहर में अगर आप खाना ना खा करके फल इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि फलों का जो मीठा है, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस मीठे मधुर को अमृत कहा गया है वो आपके फलों का मिठास ही है जी। अगर आप दोपहर में मीठे का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आज आपका आहार बिगड़ चुका है, आप आहार करते हैं दोपहर में जा करके, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सुबह सुबह आपको पहले पेट भर करके खाना चाहिए जी। और पेट भोजन में क्या होना चाहिए? सुबह दही का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है
प्रकृति के अनुसार कफ बनता है, दोपहर में पित्त बढ़ता है, जवानी में पित्त बढ़ता है और शाम को वायु बढ़ती है, बुढ़ापे में वायु के रोग पैदा होते हैं। जब आपको कफ बढ़ता है ऐसे समय पर बहुत से लोग आपको गलत चीज़ें बता रहे हैं कि आप नींबू और पानी का प्रयोग कीजिए, नींबू शहद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि शहद तो योगवाही है। सुबह कफ बढ़ा, आपने नींबू पानी का प्रयोग किया, इसका मतलब विपरीत भोजन कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ कि सुबह सुबह भोजन के साथ दही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दही कफ वर्धक है। लेकिन और सुबह कफ कई बढ़ता लोग है। तो वैद जी दूध पीते हैं सुबह नाश्ते में, तो फिर दूध क्या जो वो भी दूध गलत पीते है? हैं और जो बच्चों को फल खिला करके भेजते हैं, ये भी उनकी एक भ्रांति है। सुबह सुबह अगर आप अपने बच्चों को दूध, फल या खाली दूध पी करके निकलते हैं तो भी आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी जी। क्योंकि कफ वर्धक चीज़ें आपको लेनी चाहिए और कफ वर्धकों में सबसे श्रेष्ठ है आपकी दही जी। तो सुबह आपको दही का प्रयोग करना चाहिए, दोपहर में नींबू पानी शहद का प्रयोग करना चाहिए और रात्रि में आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए जी। इसलिए कहा गया निशांते पिबेत दुग्धम कि रात्रि के अंत में जी है आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए जी। तो रात को दूध पीना चाहिए, सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए और दोपहर में आपको नींबू पानी और शहद का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए कितनी भ्रांति है, यहाँ सभी आपको नींबू पानी कहते हैं, मोटापा कम करने के लिए मैंने नींबू पानी शहद का प्रयोग किया, इतने दिन से मैं प्रयोग कर रहे हैं, किसी का चेहरा काला हो गया है, किसी के हाथ पैर कांपने लग गए हैं या बाल उड़ गए हैं, शरीर में ताकत नहीं रही क्योंकि उसने गलत आहार का प्रयोग किया था। जी। दूसरा आयुर्वेद कहता है निद्रा, आप नींद कब लेते हैं? आयुर्वेद कहता है कि सुबह 8 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको यज्ञ इत्यादि करके भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन आप वहाँ उठते हैं 11-12 बजे, आप लंच करते हैं 2-2:30 बजे, रात को सोते हैं 1 बजे। तो रात को जो सोना है, देर तक जगना, ये वायु को बढ़ाता है जी। और सुबह देर से उठना ये भी आपके पित्त को बढ़ाता है। और जो आपने चाय पी, क्योंकि आयुर्वेद के में स्पष्ट लिखा हुआ है चाय का गुण क्या है, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण और कषाय, ये रस, ये जो गुण है ये वायु के हैं और यही गुण आपकी चाय के हैं। जब आपने चाय को विकृत कर लिया है, चाय जब आपकी बिगड़ गई है, वायु आपकी विकृत हो गई है, तो आप स्वस्थ तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि पित्त पंगो कफ पंगो पंगो मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत् है। जैसे आकाश में बादल है ना, इनको वायु इधर से उधर लेकर के जाती है, तो ऐसे ही शरीर में पित्त भी लंगड़ा है और कफ भी लंगड़ा है, इसको वायु इधर से उधर लेकर के जाती है। जब आपने वायु को विकृत कर लिया, इसलिए आपको एक दोष के बाद दूसरे दोष और दूसरे बाद तीसरे दोष बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने चाय को पी करके अपनी वायु को विकृत कर लिया है। या सुबह सुबह जो खाली पेट दूध पी लेते हैं, दूध भी क्या है, लघु और रुक्ष है, लघु रुक्ष गुण जो है वायु का है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि दूध को शाम को पीना चाहिए, क्योंकि वायु रात को बढ़ती है, इसलिए बुढ़ापे में वायु के रोग पैदा होते हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूध का प्रयोग आप रात्रि के समय में करें, दोपहर के अंदर आप नींबू पानी शहद का प्रयोग करें, क्योंकि ये पित्तवर्धक है, दोपहर में पित्त बढ़ता है। तो दोपहर में हमें जो व्यक्ति नींबू पानी और शहद का प्रयोग करते हैं, उनको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, उनको कभी नर्व वेरिकोज की समस्या नहीं हो सकती, उनके कभी पैरों में जलन नहीं हो सकता और उनको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। और जो मोटापे को कम करना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति सुबह दही का प्रयोग करे, अच्छे घी के साथ दही का प्रयोग करें, रात्रि में भी घी का प्रयोग करें और दोपहर में नींबू पानी का प्रयोग करके देखिए, 15 दिन में आपका कम से कम 5 किलो वजन कम हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, कहीं झुर्रियाँ नहीं आएंगी, कभी झाइयाँ नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मोटापे से तो आजकल हर दूसरा मनुष्य ग्रस्त है। ये बहुत ही आसान सा उपाय बताया है वैद्य जी ने, जिसके लिए ना तो आपको सुबह सुबह उठकर जिम जाने की ज़रूरत है, ना जॉगिंग पे जाने की ज़रूरत है, बस आपका खान पान सुधारने की ज़रूरत है। वैद्य जी, ये तो बात हुई एक आम मनुष्य के लिए साधारण भोजन की बात। अभी क्योंकि आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसकी शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो उसको किस तरह का भोजन लेना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में तो कहा है कि अगर आप मिश्री का प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रमेह को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं जी। इसलिए हम बताते हैं कि आप लोग अपने भोजन में घी और मिश्री का प्रयोग कीजिए। जब आप सुबह भरपेट भोजन का प्रयोग करेंगे और उसमें मिश्री का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, तो आपको शुगर कभी नहीं बढ़ सकता। शुगर का दूसरा जो कारण है वो है कब्ज जी। कब्जी जितने लोग शुगर के हैं उन सब में कब्ज का रोग अवश्य मिलेगा। तो कब्ज किस लिए होती है? क्योंकि जब आप रुक्ष आहार का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा चाय का प्रयोग कर रहे हैं, भोजन के बीच में पानी नहीं पी रहे हैं,
तो उससे आपका भोजन रुक्ष हो गया। तो रुक्ष भोजन का प्रयोग करने से कब्ज बढ़ती है। जब उसमें स्निग्धता आ जाएगी, घी का प्रयोग करेंगे तो कब्ज टूट जाएगी, और आपकी कब्ज टूट गई तो समझो आपका शुगर का रोग ठीक हो जाएगा। जी। हमने जो है विशेष रसायन का निर्माण किया है। महाभारत में इस रसायन का भीम ने प्रयोग किया था, उसके नाना वासुकी जी ने इसका निर्माण किया था। उसमें 10,000 हाथियों का बल आया था। च्यवन ऋषि ने इसका प्रयोग किया था, खा करके जवान हो गए, जो बूढ़े थे, और बुढ़ापे में उन्होंने संतान को पैदा किया था। इस शुगर रोग से बचने के लिए हमने एक विशेष औषधि मेरे शास्त्रों में जो दी गई है उसका निर्माण किया है। उसका नाम है रसायन मर्दनम गुणवर्धनम। किसी भी औषधि को जितना रगड़ा जाता है, जितना उसमें भावना दी जाती है, उतना ही उसका गुण बढ़ता है। जी। भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित इस दिव्य रसायन का हमने जो निर्माण किया है, इस रसायन का प्रयोग करते ही, इस रसायन को भी हम दूध और मिश्री के साथ ही खिलाते हैं। चाय का प्रयोग बंद कराते हैं और दोपहर का भोजन, दोपहर का सोना बंद करा देते हैं। मात्र 1 महीने में, चाहे आपको इंसुलिन लगता हो, चाहे आप डायबिटीज़ की टैबलेट खाते हो, हम उनका इलाज अपने आप लगेगा कि शरीर में जो है शुगर का लेवल ठीक होता जा रहा है। वह शुगर का जो लेवल है ना तो ज़्यादा बनेगा ना डाउन जाएगा, कई बार फ्लेक्सिबल हो जाए, तो उसको पावर देगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है रसायन के लिए, दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्रधातु बलवर्णाश्च दृढ़े इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायनोत्सेवी पुरुषो प्रदुष्ट है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। जब आपकी अग्नि दीप्त हो जाएगी तो खाया हुआ आपको हजम हो जाएगा। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इस तरह से सभी धातुओं का निर्माण हो जाता है। जब आपका खाया हुआ डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि ये काम किसने किया? आपके रसायन ने। वो दीप्त अंतराग्नि आपकी अग्नि को दीप्त कर दिया है। जब आपकी अग्नि दीप्त हो गई तो खाए हुए का सभी रूप से, अच्छे रूप से पाचन होकर के सभी धातुओं का सही निर्माण होता है। उसका अगला गुण है परिशुद्ध है कोष्ठ है, जो आपके कोष्ठों को शुद्ध कर देता है। अगर खाया हुआ आहार जो खाली बचा, जो वेस्टेज बचा, वो मल द्वार के द्वारा अगर बाहर निकल जाता है, कितना रिलैक्स आता है। जब आप एक दिन अच्छे से टॉयलेट नहीं जाते तो सारा दिन बड़ा बेकार सा लगता है। तो वो आपके कोष्ठ को शुद्ध कर देता है। जब मल बाहर निकल जाएगा तो बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल। प्रत्यग्र धातु बल वर्णाश्च आपके बल को, वर्ण को और धातुओं को बढ़ाता है। जब ये सभी चीज़ें प्रत्यग्र होंगी तो फिर क्या कहता है? दृढ़ इंद्रिय। जब आपकी सभी चीज़ें अच्छे से बन रही हैं तो आपकी इंद्रिय दृढ़ हो जाएगी। आप अपनी आँखों से, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ना, ततक्षुरमदेव वहितम पुरुषतः शुक्रमुचरत पश्येम सरध शतम जीवेम सरध शतम शृणुयाम सरध शतम परबरवाम सरध शतम अदीनाशाम सरध शतम भूयश्च सरध शतात। जो 100 वर्ष तक जीने की कामना, इस प्रोग्राम में भी हम यही कहते हैं कि आपको 100 वर्ष तक इस स्वर्ग में वास कराएंगे, क्योंकि स्वर्ग अन्यत्र नहीं है। सुख संजकम आरोग्यम। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप समझो आरोग्य प्राप्त किया है, सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और सुख जो देता है उसका नाम है स्वर्ग, और जहाँ दुख है उसका नाम है नरक। तो आप अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार अपनी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अंगों को परिपुष्ट करने के लिए हमने जिस रसायन का निर्माण किया है, उस रसायन का आप प्रयोग करके देखिए। उस रसायन के प्रयोग करने से आपकी इंद्रियां दृढ़ हो जाएंगी और आप स्वस्थ बन जाएंगे और सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि महाभारत में भीम ने 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था, आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जिसको आप कहें कि इससे गलत प्रभाव पड़ा। जी वैद्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। और भाइयों, तो देखा आपने कि स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं वो कितने आसान हैं, और वैद्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्वर्ग और नर्क जो है वो इसी धरती पर है। स्वर्ग जो है वो सुख है और जो नर्क है वो दुख है। और सुखी रहने के बहुत ही आसान से उपाय आपको वैद्य जी ने बताए हैं, जो मेरे ख्याल से आप घर बैठे बैठे फॉलो कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, सही खाना खाना है, सही तरीके से रहना है, सही टाइम पे सोना है। भाइयों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपसे भी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप भी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें नाड़ी वैद्य कायाकल्प, हुड्डा सेक्टर 1, मकान नंबर 1051, रोहतक, हरियाणा। रोजाना सुबह 5 बजे से 3 बजे। ईमेल ajmer2
naadiveddyahoo.com, वेबसाइट naadiveddyakayakalp.com। ब्रेक के बाद स्वर्ग में 100 वर्ष रहने का मार्ग बताने वाले कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आपको रोगों से मुक्त कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य जी। हमें पता है दोस्तों, आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आपके कब मेल लेंगे, कब आपको आपके रोगों से वैद्य जी मुक्त कराएंगे। वैद्य जी, हमारा ये कार्यक्रम दर्शक जो है बहुत ही शौक से देखते हैं, क्योंकि इससे जो है उनको अपने घर से ही, किचन में से ही अपने रोगों से मुक्ति पाने का जो है तरीका मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं, जिसमें से ये मैं पहला मेल ले रही हूँ। किरण गोस्वामी जी हैं। ये कहती हैं, वैद्य जी, मैं बालों की समस्या से परेशान हूँ। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। मैं इस समस्या के लिए कई डॉक्टर से दवा भी खा चुकी हूँ, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा है। कृपया कोई दवाई बताइए या कोई घरेलू उपाय बताएं जिससे मुझे इस समस्या से निजात मिल सके। देखिए, आपने बहुत से इलाज कराए होंगे, आपको विभिन्न प्रकार के शैम्पू या ऑयल्स के बारे में बताया गया है। इससे अलग कोई इलाज आप ना वो बता सकते हैं ना वो जानते हैं। मुंह चिकना पेट खाली। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब तक खेत में पानी ही नहीं होगा, खाद ही नहीं होगा, तो फसल उग ही नहीं सकती जी। आप पेट में डालने की बात करते नहीं हैं, बाहर से शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उनसे कभी बालों का झड़ना या गंजापन होना दूर नहीं होता। हम जैसे कि गंजे सिर पर बाल सफ़ेद को काले कर देते हैं, 6 महीने में आपका बिल्कुल गंजा सिर हो, उस पर बाल आ जाते हैं, सफ़ेद बालों को काला करते हैं, क्योंकि हम आपको जीने का तरीका बताते हैं, खाने का तरीका बताते हैं, जिससे खाद बनेगा, रक्त बनेगा, रक्त से आपके शरीर के अंदर बाल का निर्माण होगा। क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्थि अस्थन व मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो आप खाते हैं, अगर सही रूप से हजम होने पर वह शुक्र धातु बनती है लास्ट की, तो उसका जो मल है वह आपके बाल होते हैं। और जब उस धातु ही नहीं बनेगी आपके अंदर, तो बाल कहाँ से आएंगे? इसलिए हमें गरिष्ठ आहार का प्रयोग करना चाहिए। दही का प्रयोग अगर आप सुबह सुबह करते हैं, अपनी दाल सब्जी के अंदर चना, मूंग, उड़द, राजमा, इस तरह की चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, और वो भी बेदाना दाल, सूखी नहीं बनानी, गाढ़ी नहीं बनानी, और उसमें तड़का नहीं लगाना, बगैर तड़के की, जिसमें भुना ना गया हो, उसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने आप आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के शैम्पू की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के ऑयल की आवश्यकता नहीं। और अगर तेल लगाना ही चाहते हैं तो मात्र अपने सिर को आप दही में नींबू डाल करके उससे धो लीजिए, और सरसों का तेल लेकर के गीले सिर पर मालिश करके खूब रमा दीजिए, ऊपर से और पानी डालिए, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल लंबे भी हो जाएंगे। क्योंकि सरसों के तेल से बेहतर कोई भी तेल नहीं जो आपके बालों को काला रख सके, आपके बालों को गहरा करे और घुंघराला बनाएगा। लेकिन आप विभिन्न प्रकार के जो शैम्पू प्रयोग करते हैं, उनसे आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए आप लोग बीमार हो जाते हैं। भृंगराज आसव आता है, भृंगराज आसव की 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद प्रयोग कीजिए, और भोजन के तुरंत बाद ही महाशंखवटी, शोथांतकवटी, इन दोनों का प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो आपके इर्द गिर्द जो टीवी स्क्रीन पर आप हमारे नंबर देख रहे हैं ना, इन नंबरों पर आपके नज़दीक जो भी शाखा हो, उस शाखा से आप हमारे द्वारा जो बनाया गया रसायन है ना, उस रसायन का प्रयोग करके देखिए। क्योंकि रसायन जो है 6 महीने में गंजे सिर पर बाल ला देता है और सफ़ेद बालों को भी काला कर देता है। जी, तो किरण जी, आपके साथ साथ बहुत से लोगों की, हमारे बहुत से भाइयों और बहनों की ये समस्या वैद्य जी ने हल कर दी है। अगर आपके सर पर भी बाल नहीं हैं, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप अपनी नज़दीकी शाखा से, फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके रसायन मंगवा सकते हैं और अपनी इन बालों की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। वैद्य जी, हमारे पास ये जो दूसरा मेल है, निशु जैन है, ये लिखती हैं, वैद्य जी, मेरी माता जी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, उनका पाचन भी सही नहीं रहता, वो काफ़ी कमजोरी महसूस करती हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जैन समाज के बारे में ही बात करूँ। जब आपके यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य छिपने से पहले पहले आपको खा लेना चाहिए, आप क्या करते हैं? रात भर जगते रहते हैं, 12-1 बजे जो भोजन करते हैं, ये सभी आपकी समस्याओं को पैदा करते हैं जी। आपको सुबह वक्त से भोजन कर लेना चाहिए, और रात्रि को सूर्य छिपने के तुरंत पहले आपको अन्न का ग्रहण कर लेना चाहिए। आपके समाज ने ऐसे ही थोड़ी कही, वे बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करके जब ये चीज़ दी है,
आप उनका उल्लंघन करते जा रहे हैं। आप में जो व्यवस्था थी सारा दिन खाने की कहाँ थी? आपके समाज के ऋषि मुनि तो मांग करके लेते हैं और एक बार ही खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं। दिन भर खाने की व्यवस्था आपके समाज में है ही नहीं। जब आप उसको छोड़ करके अन्यत्र पाश्चात्य संस्कृति की बातें करते हैं, उनके अनुसार चाय का प्रयोग करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं और भोजन में जो तड़का लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा रोगों का कारण है। और तड़का भी विशेषकर आप तेल का प्रयोग करते हैं। तैलम तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है। जो व्यक्ति तेल का प्रयोग करते हैं, अभी भारत सरकार की एक DRDO की रिपोर्ट है, उसने कुछ चूहों को तेल खिलाया और कुछ को उन्होंने घी खिलाया। जिन चूहों को तेल खिलाया गया था उन सब में कैंसर मिला और जिनको घी खिलाया गया था वे सभी स्वस्थ मिले। इसलिए वैदिक संस्कृति के अंदर, हमारे वेदों के अंदर, हमारे आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते जी, कि जिस भोजन में घी खाया जाए, जिसमें मीठा लिया जाए, वो अमृत का काम करता है। इसलिए आपको घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन घी का कब प्रयोग करें? जब आपकी सब्जी पानी डाल करके, नमक मसाले डाल करके वो तैयार हो जाए। तैयार होने के पश्चात उसमें आप 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल लीजिए। न तो कभी कब्ज होगा, ना कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही आपको एसिडिटी जैसा कोई रोग पैदा होगा। आपका शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा और अच्छी भूख लगेगी, आप तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। वैद्य जी, अब कार्यक्रम के अंत में हम एक घरेलू नुस्खा चाहेंगे जो कि हमारे भाइयों और बहनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। देखिए, डायबिटीज का सबसे सरल इलाज है, चाय का प्रयोग बंद कर दीजिए, दोपहर का खाना बंद कर दीजिए, दोपहर का सोना बंद कर दीजिए, भोजन के बीच में पानी पीजिए। भोजन मध्य अमृतम वारी। भोजन के बीच में अगर जो व्यक्ति पानी का प्रयोग करता है वह कभी कब्ज नहीं होने देता और शुगर को सदा के लिए दूर करता है जी। सुबह सुबह अगर आप देसी घी करके 5 या 10 ग्राम पत्ते खा करके 1 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं तो आपका शुगर रोग नष्ट हो जाएगा। ये दोपहर में जब धूप निकली हुई हो 2 गिलास पानी पी करके 2 किलोमीटर पैदल चले जाइए, आपका शुगर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि चरक में लिखा हुआ है, दवी पुरुषकै द्विभुंजानः वामसै स्वल्पमथुनः परिश्रमः। जो व्यक्ति परिश्रम करता हो, मेहनत करता हो, 2 बार भोजन करता हो, 2 बार टॉयलेट जाता हो और खाने के पश्चात जो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट करवट के लेटने से कभी भी शुगर रोग नहीं होता। क्योंकि लेफ्ट करवट लेटने से क्या हो जाएगा, जब आप लेफ्ट साइड में लेटेंगे तो आपका राइट नोज चलता है। जब राइट नोज चलता है तो आग्नेय बढ़ेगा, शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है और जब पित्त बढ़ेगा, आग्नेय बढ़ेगा तो आपका डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन हो जाएगा तो आपका शुगर दूर हो जाएगा। यही एक साधारण सा तरीका है। यानी आप कि लेफ्ट करवट को हर मनुष्य को लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए। खाने के पश्चात लेफ्ट हैंड को करवट लेकर के सोना चाहिए ज़्यादा से जी। ज़्यादा, आप ठीक हो जाएंगे। नज़ला जुकाम नमूनिया भी अगर आप लेफ्ट करवट लेकर के सो जाते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि आग्नेय बढ़ेगा और सारी रात जब अग्नि के साथ संपर्क रहेगा आपका, ठीक हो जाएंगे। जी। वैद्य जी, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे भाइयों और बहनों को आयुर्वेद से संबंधित जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यदि आप भी वैद्य सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें नाड़ी वैद्य कायाकल्प, हुड्डा सेक्टर 1, मकान नंबर 1051, रोहतक, हरियाणा। रोजाना सुबह 5 बजे से 3 बजे। ईमेल ajmer2@yahoo.com। वेबसाइट naadivaidyaKayakalp.com।